स्वागत है इस खास एनालिसिस या एक्सप्लेनर में, जहां भारतीय इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव वाले सफर को करीब से देखा जाएगा। इस सफर में हम हड़प्पा सभ्यता की उस बेहद शांत और सुव्यवस्थित व्यवस्था से शुरू करेंगे और मुगल काल के दौरान हुए अंतिम औपनिवेशिक पतन तक जाएंगे। ये देखना सच में रोमांचक है कि कैसे एक आत्मनिर्भर उन्नत समाज से शुरू हुआ इतिहास सदियों बाद एक विशाल साम्राज्य के पूरी तरह से ढह जाने तक पहुंचता है। तो चलिए समय के इस सफर में गहराई से उतरते हैं। आज की चर्चा के मुख्य पड़ाव होंगे प्राचीन हड़प्पा की खोज, एक सोने की चिड़िया के रूप में भारत का दबदबा, ब्रिटिश व्यापारियों का आना, उनकी फूट डालो और राज करो की विनाशकारी नीति और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन। शुरुआत करते हैं अपने पहले अध्याय से, प्राचीन हड़प्पा की खोज, एक ऐसी व्यवस्था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। भारतीय उपमहाद्वीप की नींव कितनी मजबूत थी, इसे समझने के लिए हजारों साल पहले रावी नदी के किनारे बसी हड़प्पा सभ्यता को देखना बहुत जरूरी है। ये कोई आम बस्ती बिल्कुल नहीं थी। यहाँ सिर्फ कुम्हार का चाक या अनाज रखने के लिए बड़े अन्नागार ही नहीं मिले हैं, बल्कि श्रमिकों के रहने के लिए अलग और व्यवस्थित आवास भी बनाए गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमयी चीज जो खुदाई में सामने आई, वो थी वहां दफनाने की प्रक्रिया। यहां लकड़ी के ऐसे ताबूत मिले हैं जिन पर मिट्टी को सीधे शव पर गिरने से रोकने के लिए लकड़ी और कंटीले पौधों की एक खास लेयर बिछाई जाती थी। और यहीं एक ऐसी कब्रगाह भी मिली है जिस पर RH37 लिखा है। इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है ना कमाल की बात। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सामाजिक अंतर भी देखने को मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हड़प्पा की खुदाई में पुरुषों के बजाय मातृ देवी की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक मातृ सत्तात्मक समाज था, जहां महिलाओं को सर्वोच्च स्थान हासिल था और समाज में शांति थी। जब हम इसकी तुलना बाद के दौर या आधुनिक समय के अत्यधिक पितृसत्तात्मक राजनीतिक ढांचों से करते हैं, तो ये बदलाव सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ। भारत, सोने की चिड़िया, पूरब का वो आकर्षण जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया। 16वीं सदी के इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। उस समय पूरी दुनिया की कुल दौलत का लगभग 25% हिस्सा अकेले भारत में पैदा हो रहा था। सम्राट अकबर का शासन था और यह उपमहाद्वीप ग्लोबल वेल्थ का सबसे बड़ा सेंटर था। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन वाला ब्रिटेन आपस के गृह युद्धों में उलझा था और उनका वैश्विक उत्पादन सिर्फ 3 से 4% के आसपास था। हालत इतनी खराब थी कि ब्रिटिश नाविक कई बार अपना खर्च निकालने के लिए दूसरे जहाज़ों को लूट लिया करते थे। और यही बेशुमार दौलत असल वजह बनी एक बड़े बदलाव की। चलिए अध्याय 3 पर आते हैं, ब्रिटिश व्यापारिक प्रवेश, सूरत में उनका पहला कदम। इसी अपार दौलत ने ब्रिटेन के 200 व्यापारियों को एक साथ आकर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया। इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरी कहानी बयान करती है। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस व्यापार की इजाज़त लेने सूरत आए। इजाज़त मिल गई, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, उनका लालच इतना बढ़ गया कि 1686 में उन्होंने सम्राट औरंगजेब के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। नतीजा, मुगलों ने अंग्रेज़ों को पूरी तरह हरा दिया। लेकिन असली खेल तब पलटा जब 1717 में औरंगजेब के बाद आए नए और अनुभवहीन मुगल शासकों ने सिर्फ एक मामूली सी वार्षिक फीस के बदले अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की बहुत बड़ी छूट दे दी। 1686 में मुगलों से हारने के बाद अंग्रेज एक बात अच्छी तरह समझ गए थे, और यहीं से शुरू होता है अध्याय 4, फूट डालो और राज करो, एक ऐसी रणनीति जिसने पूरे देश की कमर तोड़ दी। उस पुरानी हार से अंग्रेजों को समझ आ गया था कि सीधी लड़ाई से काम नहीं बनेगा। यहीं से जन्म होता है उस कूटनीतिक रणनीति का जिसने पूरे उपमहाद्वीप को नष्ट कर दिया। ये एक ऐसा हथियार था जिसके तहत स्थानीय शासकों के बीच धार्मिक और राजनीतिक दरारों का फायदा उठाया गया। जब सैन्य बल काम नहीं आया, तो बड़ी सत्ता संरचनाओं को आपस में लड़ाकर उन्हें इतने छोटे और कमजोर टुकड़ों में तोड़ दिया गया जिन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके। इस रणनीति को बंगाल में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे इस्तेमाल किया गया, जरा देखिए। सबसे पहले वहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दूरियों का फायदा उठाया गया। फिर प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को उखाड़ फेंकने के लिए अंग्रेजों ने ताकत से ज्यादा धोखे का सहारा लिया। उन्होंने नवाब के ही सेनापति को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। नवाब की हार के बाद उसी गद्दार सेनापति को एक कठपुतली शासक बनाकर बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया गया। कॉर्पोरेट फायदे के लिए ये एक अचूक और बेहद शातिर चाल थी। अब हम अपने आखिरी और 5वें अध्याय पर आते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन
यानी एक विशाल ढांचे का पूरी तरह ढह जाना। स्क्रीन पर दिख रहे इस 2 करोड़ के आंकड़े पर गौर कीजिए। 1707 के बाद गद्दी हथियाने की आपसी लड़ाइयों और अनुभवहीन शासकों की वजह से मुगल साम्राज्य अंदर ही अंदर खोखला हो चुका था। इस कमजोर हो चुके साम्राज्य को तब एक विनाशकारी झटका लगा जब पर्शिया के एक राजा ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली को बचाने के सिस्टम इतने बेकार हो चुके थे कि बचाव के लिए मुगलों को 2 करोड़ रुपए की भारी भरकम नकद रकम और बेशकीमती हीरे मोती उस हमलावर को लुटाने पड़े। ये एक बहुत बड़ा और शर्मनाक झटका था। 18वीं सदी के आते आते ये सिस्टमैटिक कब्जा अपने चरम पर पहुंच गया था। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अवध, बंगाल और मुगल बादशाह की संयुक्त सेनाओं को एक साथ हरा दिया। उन्होंने मराठों और निजामों को आपस में लड़ाकर उनकी ताकत खत्म कर दी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर अपना दबदबा बनाने के लिए उन्होंने बड़े और अमीर जमींदारों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया और मनमाने टैक्स लगाकर यहाँ की संपत्ति को पूरी तरह से सोख लिया। ये पूरी प्रक्रिया तब पूरी हुई जब अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में निर्वासित कर दिया गया। यहाँ एक और कड़वी सच्चाई देखने को मिलती है। ये नोट करना बेहद दिलचस्प है कि अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए रेलवे, सड़क निर्माण और अंग्रेज़ी शिक्षा जैसी चीज़ों ने असल में उनके लिए एक ढाल का काम किया। इन चीज़ों से प्रभावित होकर कई स्थानीय समाज सुधारक और बड़े जमींदार अंग्रेज़ों के समर्थक बन गए और इसी विश्वास के कारण जब 1857 की महान स्वतंत्रता क्रांति हुई तो इन प्रभावशाली लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसने उस क्रांति को दबाने और ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। जब हम इतिहास की इस पूरी यात्रा को देखते हैं, हड़प्पा की शांत और व्यवस्थित सभ्यता से लेकर इतने बड़े साम्राज्य के ढहने तक, तो ऐतिहासिक जवाबदेही पर विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या वाकई एक साम्राज्य की आंतरिक कमजोरियां, आपसी झड़े और सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लालच ने ही विदेशी कंपनियों को इस उपमहाद्वीप को सदियों तक गुलाम बनाए रखने का मौका दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इतिहास की उन घटनाओं पर फिर से सोचने को मजबूर करता है जिनका असर हम आज तक महसूस करते हैं। सोचने वाली बात है ना?